एमसीडी चुनाव में दिल्ली वालों ने नहीं दिखाया उत्साह। 4 बजे तक करीब 39% हुई वोटिंग। केजरीवाल ने फिर उठाया ईवीएम पर सवाल। अब उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी। सीएम योगी ने दिए लेट लतीफ कर्मचारियों पर सख्ती के संदेश। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान। कहा, पूरे देश में जो जय श्री राम नहीं बोलेगा वो इतिहास बन जाएगा। नीति आयोग की बैठक में पीएम ने दिया न्यू इंडिया का मंत्र। कहा, नए भारत के निर्माण के लिए राज्यों का सहयोग जरूरी। केजरीवाल ममता रहे नदारद। नवी मुंबई में कार शोरूम में भीषण आग, 2 लोगों की मौत, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। और दिल्ली में रोड रेज का शिकार हुआ एयरफोर्स का जवान। बाइक टच हो जाने पर 3 लड़कों ने बुरी तरह से पीटा। आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आखिरकार वो दिन भी मुकम्मल हो चुका है, वो इम्तिहान खत्म हो चुका है जिसकी तैयारियां पिछले काफी वक्त से चल रही थीं। और एमसीडी चुनाव पहली दफा राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ज्यादा पहचान हासिल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़े चुनाव की तैयारियां चल रही। बहरहाल वोटिंग खत्म हो चुकी है शाम 5:30 बजे। और जो आंकड़े हैं वो बहुत उत्साह बढ़ाने वाले नहीं हैं। यानी दिल्ली ने कोई बहुत बढ़ चढ़ करके वोट नहीं किया। शाम 4 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सिर्फ 39% के हैं। यानी शाम 5:30 बजे तक के लिए 50-55 के आसपास अगर आंकड़े आते हैं तो बेहतर रहेगा। बहरहाल दिल्ली में तीनों एमसीडी के लिए आज वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। 2 सीटों को अगर आप छोड़ दें, चुनाव में दिल्ली में तीनों प्रमुख दलों ने, खासतौर से कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलावा स्वराज इंडिया भी इस बार थी मैदान में। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना दम दिखाने की कोशिश की। लेकिन इंतजार हमें करना होगा 26 तारीख का, जब दोबारा से ईवीएम मशीनें खुलेंगी और यह पता चलेगा कि दिल्ली पर नगर निगमों में किसने कब्जा किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री के बाद पहली बार एमसीडी के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। लेकिन दिल्ली वालों ने अपनी आदत के मुताबिक वोटिंग में तेजी नहीं दिखाई। मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए एलजी से लेकर तमाम नेता वोट डालने के लिए पहुंचे। 272 सीटों वाली दिल्ली एमसीडी में 270 सीटों के लिए वोटिंग हुई। 2 सीटों पर उम्मीदवारों के निधन के चलते मतदान नहीं हुआ। सुबह से मतदान काफी धीमा रहा, लेकिन दोपहर बाद बूथों पर कतार लगनी शुरू हो गई। सुबह 11:30 बजे तक 9.11% वोटिंग हुई, जबकि दोपहर 2 बजे तक मात्र 35% मतदान हुआ। पिछले 10 सालों से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी ने अपने किसी भी पार्षद को रिपीट नहीं किया और एमसीडी चुनाव में 10 साल के कामकाज के बजाय मोदी और अमित शाह के नाम पर वोट मांगे। हम अपनी जीत के लिए आश्वस्त नहीं हैं। हम दिल्ली की जीत होगी, दिल्ली के जनता की जीत होगी, इसके लिए आश्वस्त हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता का हितकारी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता। उधर पहली बार एमसीडी चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने भी जीत के लिए पूरी जोर लगा दी है। राजौरी गार्डन उपचुनाव के नतीजों को आपकी उम्मीदों को झटका माना जा रहा है। इसलिए केजरीवाल ने दिल्ली वालों को चेताया कि बीजेपी को जिताया तो अंजाम क्या होगा। अगर आप बीजेपी को वोट देते हो और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में अपना आधार गंवाने वाली कांग्रेस के लिए ये वापसी का मौका है। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने पूरी ताकत झोंकी। लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और दिल्ली महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष वोटिंग के ठीक पहले जिस तरह बीजेपी में चले गए, उससे कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई। हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि दिल्ली में अब कांग्रेस ही विकल्प है। कांग्रेस पार्टी वापस बाउंस कर रही है और कांग्रेस पार्टी के 9% से बढ़कर के 30 और 33% दोनों चुनावों में हुआ है और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
पहली बार चुनाव आयोग ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव में नोटा का विकल्प भी दिया है। राजधानी में करीब 1 करोड़ 30 लाख मतदाता हैं, जिन्हें लुभाने के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन अब 26 अप्रैल को इसका खुलासा होगा कि दिल्ली में भविष्य की राजनीति कैसी होगी। आरिज मतलूब के साथ अभिनव उपाध्याय, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। सुबह से लगातार हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहे, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आप तक लाते रहे, पल पल क्या हो रहा है दिल्ली के अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर वो भी हमने आप तक पहुंचाया। अब वोटिंग खत्म हो चुकी है 5:30 बजे और शाम 4 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो करीब 39% के हैं। अभी एक औपचारिक ऐलान जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से होता है उसका इंतजार अभी किया जा रहा है। बहरहाल इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराऊं, मेरे संवाददाता अभिनव उपाध्याय ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, पहले उसे देखिए। 5:30 बज चुके हैं और दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान अब वही कर पाएगा जो अब से पहले इस गेट के भीतर जा चुका है। देखिए 5:30 बजे हैं ठीक, और इस गेट को अब बंद कर दिया गया है। अब इसके भीतर किसी भी नए शख्स को जाने नहीं दिया जाएगा। हाँ, दूसरा गेट खुला हुआ है, वहां से वो तमाम लोग निकल रहे हैं जो कि 5:30 के पहले इस गेट के भीतर चले गए थे और उन्हें मतदान करने दिया गया है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमें बताया है कि जितने भी लोग भीतर जा चुके हैं अब से, यानी कि 5:30 के पहले जितने भी लोग भीतर जा चुके हैं वो तमाम वोट अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे, उन्हें कोई नहीं रोकेगा, चाहे वक्त कितना भी लग जाए, चाहे 7 बजे चाहे 8 बजे। लेकिन जो भी 5:30 के पहले इस गेट के भीतर जा चुका है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन अब जो लेट हो गए हैं उन्हें वापस खाली हाथ गुजरना होगा। एक महिला यहाँ पर देखिए आई हैं और ये वापस यहाँ से लौट रही हैं। महज 2 मिनट की ही देरी हुई थी लेकिन इन्हें यहाँ से वापस लौटना पड़ रहा है। लेकिन जो लोग एक और शख्स यहाँ पर आए हैं, ये भी यहाँ पर आए हैं लेकिन ये भी शायद अब भीतर नहीं जा पाएंगे। इन्हें भी वापस सुनते हैं बातचीत क्या हो रही है। जी, एक वोट है हमारी ये, और ये काफी टाइम से परेशान थे, इनकी पर्ची नहीं बन पाई थी। ये पर्ची अभी इनकी बनवा के लाए हैं, किसको वोट दें ये इनका अधिकार है, लेकिन इनकी पर्ची बनवाना हमारा। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने 5:30 पे नहीं बल्कि 5:31 पे मैंने देखा है, 5:31 पे 5:31 पे बंद किया है। नहीं, इनका भी ठीक है, सहयोग है, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे थे शायद माने। अगली बार तो ठीक है कि थोड़ा पहले वक्त पे 2 मिनट 4 मिनट पहले। एक्चुअली ड्यूटी करती हैं तो थोड़ा सा प्राइवेट जॉब है तो कोशिश कर रही थी, लेकिन आगे से ख्याल रखेंगे। तो फिलहाल इनके लिए अब तो सुविधा कर दी जाए, आगे से ख्याल रखेंगे। मेरे ख्याल से ये नियमों में बंधे हुए लोग हैं, ये अपने मन से नहीं कर सकते कुछ भी। इनको तो ऊपर से ऑर्डर है 5:30 पे बंद करना है तो बंद करना ही है। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन कोई हो सकता है 10 मिनट बाद आए, 15 मिनट बाद आए। जी, लेकिन इनके सामने का केस है टोटल। मैं तो यही चाह रहा था कि इनके सामने का केस है तो ये इसको क्लियर कर दें तो ठीक है, अदरवाइज क्योंकि वो भी वोट देने के हकदार हैं। हमने कोशिश की उनका वोट बनवाने की, उनका जो भी था बाकी इनका है। बाकी इनके लिए, इनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद, और आपके लिए भी। ताराचंद। सुना आपने ताराचंद जी को पर्ची बनवाने गए थे, लेकिन उसमें 2-4 मिनट की देरी क्या हो गई कि दरवाजा बंद हो गया। और रही यहाँ पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की बात, तो ये तमाम लोग जो है नियम में बंधे हुए हैं। ऊपर से इनको निर्देश नियम दिया गया है कि 5:30 के बाद कोई भी भीतर नहीं जा पाएगा। हाँ, ये जरूर सबको बता दिया गया है कि 5:30 के पहले जितने भी लोग गए हैं वो सभी अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, चाहे उसमें जितना भी वक्त लग जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए। जो भीतर गया है वो अपना वोट करेगा। 4 बजे तक के आंकड़ों का यदि मैं जिक्र करूं तो चुनाव आयोग की तरफ से जो बताया गया है करीब 40% के आसपास मतदान तीनों नगर निगमों में हुआ था। और अब चूंकि 5:30 बज चुका है, अभी का आंकड़ा आया नहीं है, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 50% के इर्द गिर्द ही इस बार का मतदान रहने वाला है। लिहाजा मतदान के लिहाज से थोड़ी निराशा जरूर होती है कि देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ और मतदान का परसेंट जो है वो काफ़ी कम गया। ये काफ़ी एक सोचने वाला विषय है। और वहीं अब तमाम प्रत्याशियों की किस्मत, तमाम बड़े बड़े प्रत्याशियों की, बड़ी बड़ी पार्टियों के सारे प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम की मशीनों में कैद हो चुकी है। 26 तारीख को ईवीएम की मशीनें नतीजा सुनाएंगी कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का मेयर। कैमरामैन निहाल सिंह गौतम के साथ अभिनव उपाध्याय, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।
चलिए, इसके लिए इंतजार करना होगा कि दिल्ली का मेयर कौन बनेगा, क्योंकि 26 तारीख को जब ईवीएम मशीनें दोबारा खोली जाएंगी उसके बाद नतीजों का ऐलान होगा और यह तय होगा कि दिल्ली वालों ने किसे अपने लिए पसंद किया है बतौर मेयर, बतौर काउंसलर, वो किसे बेहतर समझते हैं। लेकिन जो आंकड़ों की बात हो रही, शाम 4 बजे तक जो आंकड़े हैं वो कोई बहुत खुश करने वाले इलेक्शन कमीशन के लिहाज से भी नहीं है। करीब 39 से 40% का शाम 4 बजे तक का आंकड़ा, और पिछले सालों में अगर आप जाएं तो 2012 में 58%, 2007 में 48% और 2002 में 51% आंकड़ा रहा, यानी इसी के आसपास चीजें रहती। बहरहाल अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ राजीव बब्बर साहब हैं, बीजेपी से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने हमारे लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अवधेश कुमार साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में। कुछ और मेहमान कुछ ही वक्त में मेरे साथ मौजूद होंगे। राजीव बब्बर साहब, शाम 5:30 बजे तक का आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन 4 बजे तक के जो आंकड़े हैं, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, बहुत सारी अपीलें आप लोगों की तरफ से भी की गई। इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से मेहनत करता है कि वोटिंग टर्नआउट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। क्या वजह रही, कहां देख रहे हैं आपकी जो दिल्ली के लोग हैं उन्होंने बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई? हाँ, देखिए, ये बात अभी मुझे लगता है थोड़ा आकलन करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनल अपडेट आ जाए उसका इंतजार करना चाहिए। ये ज़रूर है कि अभी आखिरी घंटे के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे मैंने खुद देखा कि लंबी लंबी कतारें थी। तो कुल मिलाकर आंकड़ा कहाँ पहुँचता है वो उसके बाद हम एक बार पूरा आकलन करेंगे। लेकिन एक कारण ज़रूर आज देखने को मिला कि दोपहर में गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा थी। तो दोपहर के जो 2-3 घंटे थे उसमें वोटर का टर्नआउट कम दिखा। ये एक ऑब्जर्वेशन जो बूथ्स पे मैं खुद भी घूमा तो मुझे ये एक बात लगी कि गर्मी की भी एक वजह थी कि बहुत ज़्यादा तापमान होने के कारण जो सीनियर सिटीजन्स हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं वो थोड़ा कम निकले थे। ये एक चीज़ ज़रूर एक ऑब्जर्वेशन में ध्यान आई थी। ठीक है, लेकिन जिस गर्मी का आप जिक्र कर रहे हैं वो गर्मी, उसी गर्मी को देखते हुए शायद जो है अवधेश जी वक्त जो है वो बढ़ाया गया था, 5 से 5:30 किया गया था। बिल्कुल, इसीलिए किया भी गया था कि लोग देर से अगर निकलेंगे तो आके गिरा सकें। और चुनाव आयोग ने जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे चुनाव कराने के लिए, वोटर धाकर है, फिर वो कौन पप्पू और वो सब काम छोड़ के डुड्डू वोट डालने निकल रहा है। तो चुनाव आयोग ने जगह जगह लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की थी। एनजीओ भी कुछ लगे थे करने के लिए, और आप जैसे हमारे जैसे मीडिया के लोग भी लगातार दिन भर लोगों से आग्रह कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अगर मतदान, मान लीजिए जो अभी तक की संभावना दिख रही है कि अगर 2012 से कम होता है तो फिर ये माना जाएगा कि एमसीडी को लेकर के जितना उत्साह होना चाहिए लोगों में उसमें कमी थी। इसका कारण या तो यह है कि इस समय जो दिल्ली की सरकार है उसके प्रति भी लोगों के अंदर थोड़ी निराशा का भाव आया कि ये सरकार अच्छा नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो एमसीडी था उसका भी कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बुद्धिमता से पुराने सारे जितने वार्ड मेंबर थे उनको उनका टिकट काट दिया था ताकि नए लोग रहें और फिर नए उत्साह से लोग वोट डालें। कांग्रेस में को पहले ही तोड़ दिया उन्होंने। नहीं, और कांग्रेस में फूट पड़ गई थी जगह जगह। तो कांग्रेस यूनाइट नहीं थी कि अपने वोटरों को निकाल सके उस ढंग से आपस की फूट के कारण। तो ये सब मिला जुला के शायद कारण हो सकता है। तो लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अगर 51-52% के इसके बावजूद अगर वोट हो जाता है तो एमसीडीजी के लिहाज से इसको हम संतोषजनक कह सकते हैं। चलिए, ठीक है। राजीव बब्बर साहब, आपने भी पहले, आप काफी वक्त से हैं सियासत में, ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है और हम इसलिए भी आज काउंसलर्स की को लेकर के आज वोटिंग हुई है, दिल्ली एमसीडी को लेकर के चुनाव खत्म हुए हैं। ये पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि एमसीडी का इलेक्शन कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है जैसे कोई किसी बड़े चुनाव की बातें कर रहे हैं। ऐसा क्या खास रहा इस बार? देखिए, एक चीज़ तो बहुत ध्यान से मेरे को जो समझ में आई, जैसे अभी अवधेश जी ने भी कहा, दिल्ली की जनता ने बहुत उत्साह के साथ पिछली सरकार चुनी थी और इतने उत्साह के साथ चुनी थी कि उनको 67 सीटें दी थी। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता का उतना ही बड़ा दिल टूटा, क्योंकि उस सरकार ने जिस तरीके के काम किए उसके कारण से लोगों के मन में एक थोड़ा परेशानी और एक स्वाभाविक रूप से ये था कि जैसे अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं वो एक भी वातावरण हमें देखने को मिला। लेकिन जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार क्योंकि काम इतना अच्छा कर रही है, लोगों का इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विश्वास जगा है। उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद एक दिल्ली में एक ऑटोमेटिक एक माहौल बना है जो दिल्ली के वोटर्स ने खुद बनाया है, और उस माहौल में ये नज़र आता है कि देश, दिल्ली
मोदी जी के साथ चलना चाहती है। तो ये एक कारण रहा जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पर एमसीडी चुनाव होने के बावजूद भी नेशनल इश्यूज की बात की गई और नेशनल इश्यूज पे चर्चा हुई। ठीक है, दो और खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुलेमान मोहम्मद खान जो कांग्रेस से आते हैं और ऋचा पांडे जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुलेमान, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं भाई आपको अलग अलग इलाकों से दिल्ली के, क्या हालात हैं? चलिए सुलेमान साहब के पास हम जाएंगे। ऋचा, केजरीवाल साहब का एक ट्वीट आया है जिसमें वो फिर एक बार क्वेश्चन कर रहे हैं और ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। अब भी वो तमाम शिकायतें बरकरार हैं। ये सामने जो नतीजों का एक अंदेशा है, ये उसका खौफ, उसका डर, उसे ढांकने की कोशिश है या फिर जो पुराना एक स्टैंड था उस पर कायम है? देखिए, आज सुबह से मैं भी हमारे पार्टी के कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी जहां से हम मॉनिटरिंग कर रहे थे और जितनी भी हमारी हेल्पलाइंस वहीं पे थी। और आपको विश्वास नहीं होगा, सुबह से इतनी कॉल्स आई हैं, चाहे वो मंगोलपुरी से हो, चाहे वो बवाना से हो, चाहे वो पटपड़गंज एरिया कोंडली साइड से हो, साउथ दिल्ली में इतनी सारी जगह से हो कि कहीं मशीनें खराब हैं, कहीं वो जो सुबह मैचिंग करते हैं 2 पार्ट्स जो मशीनों के वो मैच नहीं कर रहे हैं, कहीं पर आप कोई भी बटन दबा रहा है, वोटर किसी भी पार्टी को वोट दे रहा है, मशीन में आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं पर बिजली नहीं जल रही है, कहीं मशीन को ठीक करने में 1 घंटे से 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। तो एक तरह से सारे लग रहा था कबाड़ी की सारी मशीनें दिल्ली चुनाव में इस्तेमाल हो रही हैं और वो 53,000 वीवीपैट की मशीनें इस्तेमाल में नहीं लाई गई जिनके बारे में हम इतना बोल रहे थे, परंतु ये वाली मशीनें लाई गई जो कि खराब पड़ी हुई हैं। और ऐसे भी हुआ है, आप विश्वास नहीं करेंगे, और ये तो आरओ रिस्पेक्टिव आरओज के पास है और हमने डॉक्यूमेंट भी किया है कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस में मतदान में लोगों को घुसने नहीं दिया गया, वोटर्स को घुसने नहीं दिया गया, कहीं पर कोई दिक्कत, कहीं पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक स्वतंत्र देश के, एक लोकतांत्रिक देश के कैपिटल में चुनाव हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा था। आज ऐसा लग रहा था कि किसी रिमोट एरिया में कोई मनचाहे तरीके से मनचाही मशीनों पे चुनाव हो रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो आज हो रहा है। अवधेश जी की जो बातें कह रही हैं ऋचा, क्या ये वाकई इतना आपको लगता? आ रहा हूं आपके पास राजीव बब्बर साहब। अवधेश जी जरा आपको कमेंट करें, एक जरा न्यूट्रल कमेंट ले। मैं भी घूम रहा था और मुझे कहीं वोटर को कोई बाधा डाला जा रहा हो या वोटर को कोई चुनाव करने में परेशानी हो या उसको अंदर, बल्कि हमने तो ये भी देखा कि कई जगह पुलिस वाले साफ अलग कुर्सी पर बैठे हुए थे, लोग आराम से वोट डालने जा रहे थे। हमने पुलिस वाले को कहा भी कि कम से कम मोबाइल वगैरह तो चेक कर लो क्योंकि मोबाइल लेके कोई चला न जाए। तो ऋचा जी का जो कहना है वो इनकी पार्टी का मत हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार के नाते जो मैंने देखा है, मैं बहुत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हुए मैंने देखा है। और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सवाल है, उसके लिए चुनाव आयोग ने बाजाप्ता लोगों को चुनौती दे दी है, मई के फर्स्ट वीक में आप आ करके और इसको साबित कर दीजिए कि इस पर रिगिंग किया जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी का अपना जो आकलन है वो मेरे हिसाब से जो वास्तविकता है धरातल की, उससे मेल नहीं खाती। मैं आता हूं ऋचा, जरा से सुलेमान साहब को भी जोड़ लूं चर्चा में, फिर उसके बाद राजीव बब्बर साहब आपके पास भी आ रहा। सुलेमान मोहम्मद खान साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से आते हैं। सुलेमान, शुरुआती इनपुट्स क्या मिल रहे हैं आपको इलाकों से, और जो वोटिंग टर्नआउट जो दिखाई दे रहा है शाम 4 बजे तक का, वो कोई बहुत खुश करने वाला नहीं है? मतलब दिल्ली के लोग बहुत उत्साहित होकर वोट करने नहीं निकले आज। देखिए हुसैन, पहले तो मैं जिक्र कर दूं ये कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में रूल कर रही थी और जो भी वर्किंग रही है वो आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार और कुशासन से पूरी तरह से रहा है इस पूरे कार्यकाल में 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने खुद अपने सिटिंग कॉरपोरेटर्स को टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की वजह से। आज की वोटिंग की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज उतनी नहीं लग रही है कि वोटर्स उतने मोटिवेशन के साथ निकले, ऐसा लगता है। हो सकता है संडे की भी वजह रही हो, और सुबह में जहाँ तक हमने देखा कि 11 साढ़े 11 बजे तक पोलिंग परसेंटेज बहुत कम था, लेकिन बाद में इम्प्रूव करा। मैं समझता हूँ हमने अपना, कांग्रेस पार्टी ने अपना सर्वे कराया है और उसका जो सर्वे का हमारा मॉड्यूल था या पैकेज था, 52,000 लोगों से हमने पूछा है अलग अलग। उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी इसमें क्लियर मेजॉरिटी में आ रही है और हम समझते हैं कि 200 के करीब हम सीटें जीतेंगे 272 में से, जिसमें 270 में चुनाव हुआ है। 200 आप जीत रहे हैं, 200 के आसपास बीजेपी भी जीत रही है और आम आदमी पार्टी भी जीत रही। बड़ी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सीटें तो कुल 272 ही हैं बहरहाल, और 270 पे वोटिंग। राजीव बब्बर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक चीज़ वो, और दूसरी चीज़ ये कि क्या आपको लगा कि इस बार कहीं कोई इश्यूज थे, कहीं कोई मुद्दा था क्या
क्योंकि मैं सुबह भी मैंने 8 से 10 शो किया आज, और उस वक्त भी मैं ये समझना चाह रहा था कि इस बार जो एमसीडी का चुनाव है, जिस जगह के लिए चुनाव हो रहा है, जिनसे सवाल जवाब होने चाहिए, वहां को लेकर के कोई सवाल जवाब नहीं। लोगों के विजन में, लोगों के जहनों में कुछ और चल रहा था। ऐसा क्यों था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऋचा जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा हमारे कॉल सेंटर्स में कंप्लेंट आ रही थी। मैडम को बताना चाहूँगा कि चुनाव आयोग चुनाव करा रहा था, और जब मशीनों में कंप्लेंट्स होती हैं तो चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में कंप्लेंट जाती है, रजिस्टर होती है बाकायदा, और उसका रिकॉर्ड बनता है। तो गुमराह करने के लिए नए नए फॉर्मूले। दूसरा ये कि जब आपको पता है कि आपकी जमानत जब तभी रजौरी में हुई है, और आपको पता है कि आपकी फिर से 200 सीटों पे जमानत जब्त होनी है, तो आज से ही आप मशीनों को रो रहे हो। कहीं तो संवैधानिक संस्था में हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हार जीत तो चुनावों का एक हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना भी तो हमारी ड्यूटी बनती है। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जो न तो संविधान का सम्मान करना चाहती है, न संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहती है। ये बड़ा अजीब सी बात है। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए ऐसा है कि जो हमने एक नारा दिया कि हम एमसीडी को डिजिटलाइजेशन पे लेके जाएंगे, 100% डिजिटलाइजेशन पे लेके जाएंगे। जैसे हमने ई टेंडरिंग किया है, जन का प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन मिलता है, ऐसे जो हमने 100% डिजिटलाइजेशन किया है, इस बात की मुझे खासी चर्चा भी दिखी, इस पे एक पॉजिटिव रिस्पांस भी दिखा। तो लोगों के बारे ऐसा नहीं है कि लोगों ने मुद्दों के बारे में सुना नहीं और सोचा नहीं। कुछ ऐसे नेता थे जो लोगों को धमका रहे थे। पहली बार हमने ये भी देखा कि नेता जो है वो धमका के भी वोट मांग सकते हैं। तो ये भी एक नई राजनीति जो है दिल्ली के लोगों ने देखी, उसकी भी चर्चा थी। लोग कह रहे थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि लोगों के बीच में लोकल या स्थानीय या दिल्ली के या राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा नहीं थी। लगभग सब विषयों पे चर्चा थी, और वोट देते हुए मुझे लगता है वोटर ने बहुत सोच समझ के वोट दिया है। चलिए ऋचा जी, हालांकि नहीं मान रहे राजीव बब्बर साहब, लेकिन मैंने जो काफ़ी लोगों से बातचीत की, जितना मुझे लगा नहीं कि कहीं पर किसी के जहन में वाकई जो हम काउंसलर को अगर चुनने जा रहे हैं तो उस तरीके से हम एग्जामिन करेंगे कि हमें किसे चुनना है। ये सारी चीज़ें आप फोकस नहीं कर पाए, आप उन मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठा पाए। कुछ पैनलिस्ट का ये भी कहना था कि आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उनको बात को रखना चाहिए था, और लोगों तक वो बात पहुंचानी चाहिए थी कि साहब ये एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, ये विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे हैं, और ये असेंबली इलेक्शन नहीं है, ये लोकसभा चुनाव नहीं है, यहाँ बात 10 सालों की होनी चाहिए, और हम तो कभी एमसीडी में रहे नहीं। ये कर पाने में आप कामयाब नहीं रहे। देखिए हुसैन जी, हम तो शुरू से ये कह रहे थे कि एमसीडी तो हमारे लिए पहली बार है। हम तो यहाँ पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपके 2 सालों से मुकाबला क्यों हो रहा था फिर? तो देखिए, जो लोग 2 सालों से मुकाबला कर रहे थे और अपने 10 सालों को एकदम से खत्म कर दे रहे थे, और इसको राष्ट्रीय लेवल का चुनाव बना के दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी और योगी जी के नाम पे चुनाव को लड़ा जा रहा था, अमित शाह जी जैसे दिग्गज लोगों को इस चुनाव में उतारा जा रहा था। अब वो दिन दूर नहीं है कि RWA के चुनाव में भी अमित शाह जी अपनी स्ट्रैटेजी लगाएंगे। ये जो चुनाव है इसका डिस्कोर्स चेंज किया गया है, और ये प्रत्यक्ष है। आज जनता ने जो वोट दिया है वो सर माथे पे है, जिसको भी वोट दिया है, हमको दिया है तो, और जिसको भी चुना है। परंतु यहाँ प्रश्न जो मैं उठा रही हूँ, ये कॉल सेंटर की बात मैं नहीं कह रही हूँ। RO के ऑफिसेस में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं, और जो हमने उठाए हैं, आज मशीनें खराब हुई हैं। दिल्ली की देश की कैपिटल में 1-2 होते हैं। मैं ये 4 चुनाव लड़वा चुकी हूँ। मैं उसको कोर कमेटी में रहती हूँ जो चुनाव लड़वाती है। चारों चुनाव में इतने तो हमने बनारस में नहीं देखे थे, इतने हमने पंजाब में नहीं देखे थे, जितने नहीं। मैं बहुत कुछ नागरिक हूँ देश की, परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये डिटेल्स हैं, जैसे आप कह रही थी ये ना कि डिटेल्स सारी मशीनें खराब है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बब्बर जी, आप समझिए इस चीज को। हो सकता है वो मशीनें जहां आपको वोट पड़ रहा हो, वो मशीनें खराब हो गई हो। आज जब इतने तादाद में मशीनें खराब हो रही हैं, एक मन में प्रश्न उठता है कि जब 53,000 वीवीपैट की मशीनें अवेलेबल थी, तो ये कबाड़ी वाली मशीनें क्यों हमें दी गई? क्यों देश की, दिल्ली की जनता को ऐसी मशीनें दी गई कि जो 3-3 घंटे लगा रही है ठीक करने के लिए? हमने स्टेट इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन को आपको रिक्वेस्ट इन्हीं किया कबाड़ी और वाले जो उन्होंने आप कह रहे हैं, उसके इन्हीं ऊपर काम कबाड़ी भी किया। वाले परंतु मशीनों ने आपको बात जिताया था है दिल्ली वो में। वोटर इतनी जो बेशर्मी 4-4 मत घंटे कीजिए। लाइन में लगा, आज आपने बहुत लोकतंत्र सही में कहा लोग देखते कि हैं। बहुत अच्छा पुलिस इस ने स्तर पे इंतजाम मत किया था जाइए। सब कुछ, परंतु और कम बहुत से सारे कम ऐसे बूथ संवैधानिक हैं, बहुत संस्थाओं का सम्मान अकबर कीजिए। साहब जब आप बोल रहे थे तो कम से कम शिष्टाचार का पालन कीजिए। मैं कुछ नहीं कह रही थी, कम से कम आप शिष्टाचार का पालन मैं कीजिए। मुझे शिष्टाचार बोलने का दीजिए। पालन कर रहा बीच था, में लेकिन जब आप आपसे जो बात शब्द- हो, आप नहीं तो जो आप शब्द हर बात प्रयोग में कर बिगड़ रहे हैं, वो जाते कौन सा आप शिष्टाचार लोग है? इसी तरह डिस्कोर्स को चेंज करते हैं। मेरी बात अगर आप नहीं सुनना चाहते तो कल अखबारों में जो रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट हैं आप उनकी बात सुनिएगा। मैं आपकी आज बात से 5 सुनूंगा साल बाद मैडम, जब आप लेकिन इस मेरा चीज ये को कहना है, ये भुगतेंगे, जो तब आप इस कबाड़ी बात वाली को मशीन सुनिएगा। आप कह रहे थे, प्रश्न वो यहाँ जो पर ये हो 67 रहा है एमएलए कि जीते थे, क्यों मशीनें वो कबाड़ी इस्तेमाल वाली की गई जो मशीन थी खराब हो आपकी रही ये। है। क्यों इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि एक वोटर गर्मी में धूप में चल के एक महिला जा रही है और उसको वापस आना पड़ रहा है, 3 घंटे तक वो खड़ी नहीं हो सकती, उसे दोपहर का खाना भी बनाना है। महिलाओं ने वोटिंग की परसेंटेज कम थी, बहुत सारी महिलाएं गई हैं और वापस आई हैं। मैं यहाँ पर इस बात की बात नहीं कर रही कि किसने किसको वोट दिया है, मैं ये कह रही हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था। ठीक है, लेकिन सर, आप एक मिनट अवधेश जी एक मिनट आता हूं सर आपका। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, ईवीएम को लेकर बहुत बातें हुई हैं, चूंकि अभी बात उसी पर हो रही है। केजरीवाल साहब का एक ट्वीट भी आ गया उस पर कि ईवीएम मशीनों ने जो है में खराबी थी और ये तमाम सारी चीजें, और इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेकर के क्वेश्चन किया उन्होंने कि वो क्या कर रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि कुछ खामियां हैं उस पॉइंट पर, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी बातें उठाई गई? देखिए, ईवीएम के लिए तो अब ये तमाम अपोजिशन पार्टीज इस इशू को उठा चुकी हैं। राज्यसभा में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने खड़े होकर कहा कि आप यूपी का चुनाव दोबारा कराइए, नतीजा सामने आ जाएगा। तो भाजपा के लोगों ने कहा कि पंजाब का भी चुनाव दोबारा करा लिए। हमने कहा पंजाब का भी कराइए, आप यूपी का भी दोबारा चुनाव कराइए, पेपर बैलेट से कराइए या वीवीपैट से कराइए। पार्लियामेंट में बोला है, ऑन रिकॉर्ड है गुलाम नबी साहब की बात, और करा लिए। लेकिन बीजेपी भागने लगी। सवाल यह है कि बीजेपी वीवीपैट से या ट्रांसपेरेंट सिस्टम से भाग क्यों रही है लगातार, इशू ये है। और इस चुनाव से पहले भी हमारे दिल्ली के मुखिया चीफ अजय माकन जी ने इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दिया और एलजी साहब को भी लिख के दिया कि वीवीपैट पे चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर पे होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी लगातार पूरे देश से इसकी शिकायत आ रही है। तो क्या परेशानी थी? अच्छा, 11 बार चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन ने। अक्टूबर 2013 में जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की वीवीपैट के लिए, और 6 महीने बाद भाजपा की सरकार आ गई। 3 साल में 11 बार इलेक्शन कमीशन ने फंड्स मांगे सेंट्रल गवर्नमेंट से वीवीपैट के लिए, ये नहीं दे पा रहे थे। अब शायद रिलीज हुए हैं वो फंड्स। तो ऐसी क्या बात है कि ये नहीं चाहते कि वीवीपैट आए या देर से आए या पेपर बैलेट पे चुनाव नहीं हो? तो ये इशू है लगातार। हाँ, गड़बड़ी हुई या नहीं हुई ये तो जांच की, इन्वेस्टिगेशन की बात है, इंक्वायरी की बात है। ये जिम्मेदारी है एजेंसीज की कि वो ट्रांसपेरेंसी को कायम रखें, और अगर कहीं से कुछ सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। अवधेश साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौट के आता हूं, फिर आपसे वो जवाब दूंगा। फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।